हेलो एवरीवन, आई एम शिखा। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सेल बायोलॉजी में कैंसर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। कैंसर की फुल वीडियो हम कवर कर चुके हैं। कैंसर क्या होता है, कैंसर सेल्स की प्रॉपर्टीज, कैंसर सेल का जेनेटिक्स, ट्यूमर सप्रेसर जीन्स, P53, रेटिनोब्लास्टोमा, प्रोटोऑन्कोजीन्स, इन सब के रिगार्डिंग हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। इफ़ आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है सो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक लेकर मेरी प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं कैंसर की। सो कैंसर हम कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ हम आते हैं कैंसर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। जो भी कैंसर में 6 to 7 ईयर्स तक क्वेश्चंस आए हैं, आज इस वीडियो में हम उन टॉपिक्स को, उन क्वेश्चंस को कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे गिवन है। Cervical cancer causing papilloma virus produces two oncoprotein E6, E7 which are responsible for interfering with cell cycle regulation by papilloma virus। पेपिलोमा वायरस कैंसर कॉजिंग वायरस है। अब वो कैंसर कॉजिंग वायरस है, वो किस किस मोड के थ्रू कैसे कैसे कैंसर कॉज कर सकता है। पेपिलोमा वायरस के पास 3 कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, E5, E6, E7। इनके थ्रू वो कैंसर कॉज कर सकता है। E5 के थ्रू कैसे? E5 लाइगेंड होता है RT के सिग्नलिंग का, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज सिग्नलिंग का। हमारा बाइंड होगा RT के रिसेप्टर पे, RT के रिसेप्टर एक्टिव होंगे, सेल बहुत ज़्यादा प्रोलिफरेट होंगी जिसकी वजह से हमारा कैंसर कॉज होगा। E6 कंपोनेंट कैसे कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? E6 हमारा इनएक्टिवेट कर देता है P53 को। P53 एक ट्यूमर सप्रेसर जीन है। ट्यूमर को सप्रेस करता है। जब DNA में डैमेज हो जाता है तो उस सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है या उस डैमेज को रिपेयर करता है, तो वो एक ट्यूमर सप्रेसर जीन है। बट हमारा E6 आके P53 को इनहिबिट कर देता है, इनएक्टिवेट कर देता है, कैंसर हो जाता है। E7 क्या करता है? E7 हमारा रेटिनोब्लास्टोमा से बाइंड होके उसको इनएक्टिवेट कर देता है। रेटिनोब्लास्टोमा से बाइंड होके उसको बाइंड हो जाता है, इनएक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से डाइमराइजेशन प्रोटीन E2F जो है वो फ्री हो जाते हैं, जो कि फ्री नहीं होने चाहिए थे जब तक कि सिग्नल ना आए। तो यहाँ से भी हमारा वो कैंसर क्रिएट करता है। तो इसमें जो हमारे कंपोनेंट पूछे हैं वो E6 और E7 का फंक्शन पूछा है, E5 का नहीं पूछा। E6 P53 को एक्टिवेट करता है, E7 रेटिनोब्लास्टोमा को एक्टिवेट करता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी में बोला है मॉड्यूलेट करता है P53 को एंड रेटिनोब्लास्टोमा को रेस्पेक्टिवली। E6 P53 को मॉड्यूलेट करता है, E7 रेटिनोब्लास्टोमा को मॉड्यूलेट करता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसके रिगार्डिंग हम अपनी क्लास में भी बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। 2 classes of gene, proto-oncogenes and tumor suppressor gene usually contribute to the development of cancer. Following are the some statements regarding both the genes. हमारे 2 टाइप के जीन्स मेन होते हैं, प्रोटोऑन्कोजीन्स होते हैं, ट्यूमर सप्रेसर जीन्स होते हैं। इनके रिगार्डिंग स्टेटमेंट गिवन है। इनके रिगार्डिंग जो स्टेटमेंट गिवन है हमें वो देखते हैं। जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं CSIR में वो ट्यूमर सप्रेसर जीन और प्रोटोऑन्कोजीन के रिगार्डिंग पूछे जाते हैं। हमने आपको बताया था कि ट्यूमर सप्रेसर जीन ट्यूमर को सप्रेस कर रहा है, तो ट्यूमर सप्रेसर जीन का लॉस ऑफ फंक्शन हुआ तो कैंसर होगा। बट जो हमारा प्रोटोऑन्कोजीन है उनसे उनका अपोजिट काम करता है, उनका गेन ऑफ फंक्शन हुआ तो कैंसर होगा। क्योंकि जो प्रोटोऑन्कोजीन है वो हमारे क्या क्या रिस्पॉन्सिबल है? वो हमारे सेल प्रोलिफरेशन में रिस्पॉन्सिबल है, तो सेल डिवीज़न में रिस्पॉन्सिबल है। तो जब सेल प्रोलिफरेशन, सेल डिवीज़न बहुत ज़्यादा होगा जब भी तो कैंसर होगा। तो प्रोटोऑन्कोजीन का तो गेन ऑफ फंक्शन होगा जब कैंसर होगा, ट्यूमर सप्रेसर जीन का लॉस ऑफ फंक्शन होगा जब कैंसर होगा। ये बात बिल्कुल माइंड में फिट कर लीजिए। ट्यूमर सप्रेसर जीन का लॉस ऑफ फंक्शन होता है तो कैंसर होता है, और हमारा जो प्रोटोऑन्कोजीन है उनका गेन ऑफ फंक्शन होता है तो कैंसर होता है। स्टेटमेंट देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। फर्स्ट में क्या गिवन है? प्रोटोऑन्कोजीन रिजल्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ कैंसर बाय गेन ऑफ फंक्शन। प्रोटोऑन्कोजीन में कैंसर होगा जब गेन ऑफ फंक्शन होगा। सही बात लिखी है। प्रोटोऑन्कोजीन में हमारा कब होगा? जब गेन ऑफ फंक्शन होगा। किसमें? प्रोटोऑन्कोजीन में। Whereas ट्यूमर सप्रेसर जीन लीड टू द कैंसर डेवलपमेंट बाय लॉस ऑफ फंक्शन। ट्यूमर सप्रेसर जीन में जब होगा जब लॉस ऑफ फंक्शन हो जाएगा। सही बात तो लिखी है। तो हमारा ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ए ऑप्शन करेक्ट है। बी ऑप्शन में देखते हैं। बी में लिखा है प्रोटोऑन्कोजीन रिजल्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ कैंसर बाय लॉस ऑफ फंक्शन। प्रोटोऑन्कोजीन का लॉस ऑफ फंक्शन की वजह से
कैंसर होगा, यही गलत हो जाता है, हमें इससे आगे इस ऑप्शन को पढ़ना ही नहीं है। प्रोटोऑन्कोजीन का गेन ऑफ फंक्शन होता है जब कैंसर होता है, तो हमारा जो बी है वो रॉन्ग है। देन हमारा आता है सी में क्या बोला है, म्यूटेशन इन बोथ द एलील ऑफ प्रोटोऑन्कोजीन इज रिक्वायर्ड फॉर द इंडक्शन ऑफ कैंसर, वेयर एज म्यूटेशन इन वन ऑफ द टू एलील इन ट्यूमर सप्रेसर जीन इज सफिशिएंट फॉर प्रमोटिंग ट्यूमरोजेनेसिस। अब यहाँ पे समझते हैं क्या झोल है। क्या होता है गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन, गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन डोमिनेंट म्यूटेशन होता है। क्यों? दो एलील्स है हमारे पास, इनमें से एक में भी गेन ऑफ फंक्शन हो गया तो ओवरऑल जो जीन है उसका गेन ऑफ फंक्शन हो गया। तो इसलिए गेन ऑफ फंक्शन मोस्टली गेन ऑफ फंक्शन हमारा क्या होता है, मोस्टली गेन ऑफ फंक्शन हमारा डोमिनेंट म्यूटेशन होता है। इस बात को माइंड में फिट कर लिया जाए कि गेन ऑफ फंक्शन हमारा डोमिनेंट म्यूटेशन होता है। लॉस ऑफ फंक्शन हमारा रिसेसिव म्यूटेशन होता है। क्यों? दो एलील्स हैं, एक का लॉस ऑफ फंक्शन हो भी गया तो दूसरा वर्क करेगा, तो मोस्टली लॉस ऑफ फंक्शन हमारा रिसेसिव म्यूटेशन होता है। और आप सब जानते हैं ट्यूमर सप्रेसर जीन में क्या हो रहा है, ट्यूमर सप्रेसर जीन में हो रहा है लॉस ऑफ फंक्शन। तो हमारा ट्यूमर सप्रेसर जीन का जो म्यूटेशन है वो क्या है, वो हमारा रिसेसिव है। जो प्रोटोऑन्कोजीन है उनमें क्या हो रहा है, गेन ऑफ फंक्शन हो रहा है। तो प्रोटोऑन्कोजीन का म्यूटेशन डोमिनेंट है। पढ़ते हैं, म्यूटेशन हो जाए बोथ एलील्स में प्रोटोऑन्कोजीन में जब भी कैंसर इंड्यूस होगा। नहीं, प्रोटोऑन्कोजीन जो है वो डोमिनेंट है, डोमिनेंट म्यूटेशन हो रहा है। एक जीन में भी म्यूटेशन हो जाएगा तो भी कैंसर हो जाएगा, दोनों जीन की म्यूटेशन की जरूरत नहीं है कैंसर के लिए। बट ट्यूमर सप्रेसर जीन में दोनों जीन में म्यूटेशन होने की जरूरत है कैंसर होने के लिए, क्योंकि ट्यूमर सप्रेसर जीन लॉस ऑफ फंक्शन कर रहा है और लॉस ऑफ फंक्शन हमेशा रिसेसिव म्यूटेशन होता है। तो हमें बोला है इसमें कि म्यूटेशन हो जाएगा प्रोटोऑन्कोजीन के दोनों एलील्स में जब ही होगा कैंसर। रॉन्ग है, ये हमारा बिल्कुल रॉन्ग है। डी में बोला है हमें म्यूटेशन होगा एक एलील में भी प्रोटोऑन्कोजीन के केस में, तो वो सफिशिएंट है कैंसर को इंड्यूस करने के लिए। गेन ऑफ फंक्शन क्या है, डोमिनेंट है, एक ही एलील में हमारा म्यूटेशन हो रहा है, वही सफिशिएंट है। वेयर एज म्यूटेशन हो जाएगा दोनों एलील में ट्यूमर सप्रेसर जीन के केस में, तो प्रमोट करेगा ट्यूमर। हमें ट्यूमर सप्रेसर जीन लॉस ऑफ फंक्शन है, लॉस ऑफ फंक्शन रिसेसिव म्यूटेशन होता है, तो हमें दोनों एलील में हमारा म्यूटेशन चाहिए जब भी हमारा ट्यूमर सप्रेसर जीन की वजह से कैंसर होगा। तो हमारा डी आ जाता है करेक्ट, ए एंड डी करेक्ट है, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। अगेन समझते हैं बात को, हमारा ट्यूमर सप्रेसर जीन लॉस ऑफ फंक्शन की वजह से कैंसर कॉज करता है, लॉस ऑफ फंक्शन की वजह से कैंसर कॉज करता है क्योंकि ट्यूमर को सप्रेस कर रहे थे, वो ही नहीं रहे, उनका लॉस हो गया, तभी तो हमारा वो कैंसर कॉज करेंगे। और प्रोटोऑन्कोजीन जो है वो गेन ऑफ फंक्शन की वजह से हमारा कैंसर कॉज करता है। और याद रखिए गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन जो होता है वो हमारा डोमिनेंट म्यूटेशन होता है। इट मीन्स प्रोटोऑन्कोजीन में डोमिनेंट म्यूटेशन हो रहा है, एक एलील में भी म्यूटेशन होगा तो चलेगा, डोमिनेंट है, हमारा कैंसर हो जाएगा। बट जो ट्यूमर सप्रेसर जीन है वो लॉस ऑफ फंक्शन हो रहा है, और लॉस ऑफ फंक्शन जो है हमारा वो रिसेसिव म्यूटेशन होता है। तो प्रोटोऑन्कोजीन के दोनों एलील में म्यूटेशन चाहिए, दोनों एलील में म्यूटेशन चाहिए कैंसर होने के लिए। ये हम मोस्टली केसेस की बात कर रहे हैं, किसी किसी में हमारा ऐसा नहीं भी होता है, ओके, बट मोस्टली ऐसा ही होता है कि गेन ऑफ फंक्शन हमारा डोमिनेंट म्यूटेशन होता है, लॉस ऑफ फंक्शन रिसेसिव म्यूटेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टू इम्पॉर्टेंट फीचर्स विच एड द डेवलपमेंट ऑफ ट्यूमर एंड इट्स मेटास्टेसिस आर एपिथेलियल टू मेसेनकाइमल ट्रांजिशन एंड एंजियोजेनेसिस। A student tested 4 cell line to determine their invasiveness and proliferation capacity by checking the expression of VEGF-A, twist and cyclin D1. Which one of the following figure is most likely to exhibit characteristic of highly metastasis cancer cell? हमें हमारी कैंसर सेल गिवन है। कैंसर सेल में हमारा सिंपल ये पूछा है, कैंसर सेल में हमारा ये जो 3 जीन्स हैं हमारे VEGF-A, ट्विस्ट एंड साइक्लिन D1, इन तीनों का एक्सप्रेशन क्या होगा जो वो हाईली कैंसर सेल होगी, बहुत प्रोलिफरेशन करती होगी। तो हमें इन तीनों के ग्राफ गिवन है, इन तीनों के हमें ग्राफ गिवन है और पूछा है कि इन चारों स्टेज में से कौन सी स्टेज होगी जब सेल हाई प्रोलिफरेशन कैपेसिटी में होगी, सेल हाई कैंसरोजेनिक कैपेसिटी में होगी। पहले तो हम ये देखते हैं कि हमारा जो VEGF है वो क्या करता है, ग्रोथ फैक्टर है, ग्रोथ कराता है, ग्रोथ फैक्टर है, ग्रोथ कराता है। VEGF ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली हमारा प्रोलिफरेशन कैपेसिटी हाई होगी। ट्विस्ट क्या करता है, ट्विस्ट हमारा क्या करता है, ट्विस्ट हमारा एंटी
एपोप्टोटिक सेल है। एंटी एपोप्टोटिक सेल है मतलब एपोप्टोसिस में नहीं जाने देती, मतलब ये भी हमारी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये भी हमारी सेल को प्रोसेस करने के लिए, कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो VEGF भी हमारा कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, VEGF भी हमारा कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल है और ट्विस्ट भी हमारा कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। साइक्लिन D1 क्या है? साइक्लिन D1 जो है वो भी हमारी सेल साइकिल में यूज होती है, सेल साइकिल कराती है, तो वो भी हमारी एक तरीके से ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो मतलब हमारा कैंसर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। ये G का मतलब है ग्रोथ, C का मतलब है कैंसर, मतलब ये तीनों ही ज़्यादा अमाउंट में होंगी तो सबसे ज़्यादा हाईली प्रोलिफरेटिव कैपेसिटी होगी सेल के पास, सबसे ज़्यादा कैंसर सेल होगी। तो देखते हैं, इफ हम फर्स्ट ऑप्शन पे जाएं तो VEGF कम है, ट्विस्ट भी कम है, साइक्लिन D1 ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा कैपेसिटी नहीं होगी सेल की। बी ऑप्शन पे जाएं तो VEGF कम है, ट्विस्ट ज़्यादा है, साइक्लिन D1 भी कम है, दो चीज़ें कम है, इतनी कैपेसिटी नहीं होगी, इतनी प्रोलिफरेशन कैपेसिटी नहीं होगी। सी पे जाएं तो हमारा ट्विस्ट कम है, साइक्लिन D1 भी कम है, VEGF भी सही है, VEGF सही है, दो कम है, तो ये भी हमारी इतनी प्रोलिफरेशन कैपेसिटी नहीं होगी। बट इफ हम डी ऑप्शन पे जाएं तो हमारा VEGF भी हाई अमाउंट में है, ट्विस्ट भी हाई अमाउंट में है, साइक्लिन D1 भी हाई अमाउंट में है। तीनों ही हमारे क्या करा रहे हैं, तीनों ही हमारे इनडायरेक्ट वे में हमारे कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। VEGF हमारा ग्रोथ फैक्टर है, ग्रोथ कराता है, ट्विस्ट हमारा सेल को एपोप्टोसिस में जाने नहीं देता है, सेल परसिस्ट रहती है, साइक्लिन D1 हमारा सेल साइकिल में हमारा इन्वॉल्व होता है। तो इन तीनों की वजह से ही ये तीनों हाई अमाउंट में होंगे, हमारा सेल बहुत ज़्यादा प्रोलिफरेशन कैपेसिटी में होगी, सेल कैंसरस होगी। तो हमारा सही आंसर क्या आ जाता है, D इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट विल नॉट यूजुअली लीड टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल सेल इनटू कैंसर सेल? इन सब में से कौन सा इवेंट है जिस स्टेट में नॉर्मल सेल कैंसर सेल में नहीं जाएगी? ए देखते हैं, गेन ऑफ फंक्शन ऑफ ऑन्कोजीन्स। ऑन्कोजीन्स में हमें बताया, ऑन्कोजीन्स में, प्रोटो ऑन्कोजीन्स में गेन ऑफ फंक्शन होगा, कैंसर होगा ही होगा, तो हमारा ए रॉन्ग हो गया। बी आता है हमारा लॉस ऑफ फंक्शन एंड ट्यूमर सप्रेसर जीन। अभी तो बताया लॉस ऑफ फंक्शन होगा ट्यूमर सप्रेसर जीन में और गेन ऑफ फंक्शन होगा ऑन्कोजीन में, तो हमारा कैंसर होगा। और हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है ऐसा स्टेट बताइए जिसमें कैंसर में ना जाए, नॉट नॉर्मल इनटू कैंसर सेल, नॉर्मल कैंसर सेल में ना जाए, ऐसी कंडीशन बतानी है। तो हमारा बी भी रॉन्ग है। सी है गेन ऑफ फंक्शन ऑफ जीन इन्वॉल्व इन न्यूक्लियोटाइड एक्सक्रीशन रिपेयर। जो हमारा रिपेयर जीन है उसमें गेन ऑफ फंक्शन हो जाए, यस, रिपेयर में हमारा यदि गेन ऑफ फंक्शन हो जाएगा तो रिपेयर अच्छे से होगा, रिपेयर अच्छे से होगा तो हमारा सेल कैंसर नहीं जाएगी, सेल का DNA एज इट इज रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सी करेक्ट है। डी देखते हैं, लॉस ऑफ फंक्शन इन प्रो एपोप्टोटिक जीन। प्रो एपोप्टोटिक जीन का लॉस ऑफ फंक्शन हो जाए, जो हमारे एपोप्टोसिस में भेज रहे हैं सेल को, उनका ही लॉस ऑफ फंक्शन हो जाए, तो एपोप्टोसिस में नहीं जाएंगी सेल, एपोप्टोसिस में नहीं जाएंगी सेल, कैंसर हो जाएंगी। तो हमारा डी भी रॉन्ग है, क्योंकि ए बी डी इनकी वजह से कैंसर सेल का फॉर्मेशन हो रहा है। सी अकेला एक ऐसा ऑप्शन है जिसकी वजह से नॉर्मल सेल कैंसर सेल में नहीं जा रही है, तो हमारा आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, A student treated cancer cell with an anti-cancer drug and performed Western blot analysis. Which one of the following blot is the best representation of untreated control and treated sample? एक स्टूडेंट है, उसने कैंसर सेल को ट्रीट किया एंटी कैंसर ड्रग से, ऑब्वियसली बात है एंटी कैंसर ड्रग से किया है तो अब कैंसर नहीं होगा, ओके। फिर वेस्टर्न ब्लॉट किया। वेस्टर्न ब्लॉट किस लिए होता है, वेस्टर्न ब्लॉट हमारा कौन कौन सा प्रोटीन कितना कितना उसका एक्सप्रेशन आ रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कितना कितना उसका एक्सप्रेशन आ रहा है उसको शो करता है, कितना कितना एक्सप्रेशन आ रहा है उसको रिप्रेजेंट करता है वेस्टर्न ब्लॉट एनालिसिस में, ओके। फिर हमें पूछा है कि सी का मतलब है अनट्रीटेड सेल। अनट्रीटेड सेल मतलब उनको एंटी कैंसर ड्रग से ट्रीट नहीं किया है, वो कैंसर सेल है। सी का मतलब है वो सेल कैंसर सेल है। टी का मतलब है वो सेल एंटी कैंसर सेल है, वो एंटी कैंसर सेल है, उनमें कैंसर नहीं होगा, उनमें कैंसर नहीं होगा और इनमें सी सेल में कैंसर होगा। तो अब हमें इनका वेस्टर्न ब्लॉट एनालिसिस करना है, कौन कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट होगी। तो हमें प्रोटीन्स जो गिवन है वो ये हमें 4 प्रोटीन्स गिवन है, क्लिप्ड PARP, साइक्लिन D1, P53, सोनिक हेजॉग। अब हमें बताना है कि इन 4 ब्लॉट में से कौन सा ब्लॉट होगा। हमें इन सब में से सबसे अच्छा कौन लग रहा है, P53 अच्छा लग रहा है, क्योंकि P53 तो कैंसर से एकदम से रिलेट करता है। P53 होगा तो कैंसर कभी नहीं होगा, क्योंकि P53 ट्यूमर सप्रेसर जीन है, ट्यूमर को सप्रेस करता है। P53 नहीं होगा तो कैंसर होगा, मीन्स कैंसर सेल में P53 नहीं होगा। इफ हम देखें ए ऑप्शन में हमारा P53 कम है कैंसर सेल में और
जो एंटी कैंसर सेल है, टी वाली सेल्स है, ट्रीटेड सेल है, उनमें ज़्यादा है P53। सही है, ऐसा ही होना चाहिए। P53 जो है हमारा, वो हमारा कैंसर सेल में कम ही होता है, मतलब सही हो सकता है ये। बी में देखें तो P53 जो है वो बहुत ज़्यादा है कैंसर सेल में। कैंसर सेल में P53 ज़्यादा होगा तो वो कैंसरस होंगी ही क्यों, तो बी ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। सी में देखें तो हमारा P53 कम है और हमारा ट्रीटेड सेल में ज़्यादा है। ट्रीटेड सेल कैंसर सेल भी है, तो हमारा ये भी करेक्ट हो सकता है। डी ऑप्शन में देखें तो हमारा ये भी करेक्ट हो सकता है, क्योंकि इसमें हमारा कैंसर सेल में P53 कम है और ट्रीटेड सेल में P53 ज़्यादा है, ये भी सही हो सकता है। हमारे P53 की हेल्प से एक ऑप्शन तो कट हो गया, इसको तो हमें देखना ही नहीं है। अब आते हैं साइक्लिन D1 पे। साइक्लिन D1 क्या है? साइक्लिन D1 सेल प्रोलिफरेशन करता है, मतलब कैंसर सेल में साइक्लिन D1 ज़्यादा होगा, ट्रीटेड सेल में जो नॉन कैंसर सेल्स हैं उनमें हमारा कम होगा साइक्लिन D1। ओके, फर्स्ट ऑप्शन देखें तो साइक्लिन D1 हमारा कैंसर सेल में कम है और ट्रीटेड सेल में ज़्यादा है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कैंसर सेल में तो ज़्यादा होना चाहिए। सी हमारे अनट्रीटेड सेल है, कैंसर सेल है, तो हमारा ए रॉन्ग हो जाएगा। बी देखना ही नहीं है, बी पहले ही रॉन्ग हो चुका है। सी में देखिए तो हमारा साइक्लिन D1 सी जो कंट्रोल सेल है, जो हमारी कैंसर सेल है, उनमें ज़्यादा है और ट्रीटेड सेल में कम है, यही होना चाहिए। डी देखें तो हमारा इसमें भी हमारा कैंसर सेल में ज़्यादा है, ट्रीटेड सेल में कम है, यही होना चाहिए। तो हमारे दो ऑप्शन तो चले गए, हमें सिर्फ सी और डी रह गया, सी और डी में से देखना है। अब हमारा आता है क्लिव्ड PARP का। क्लिव्ड PARP क्या है? क्लिव्ड पॉली ADP राइबोस पॉलीमरेज। अब पहले देखते हैं PARP क्या होता है। पॉली ADP राइबोस पॉलीमरेज ये हमारा एक रिपेयर एंजाइम है, बट ये जो हमारा क्लिव्ड है, ये जो हमारा क्लीवेज है इसका, ये जो हमारा क्लिव्ड होता है, क्लीव होता है, ये कौन सी कंडीशन में होता है? जब कैस्पिसेस आते हैं ना, जब सेल का एपोप्टोसिस में जाना होता है कि अब प्रिपेयर की जरूरत ही नहीं है, अब तो सेल एक्सट्रीम कंडीशन पे, एक्सट्रीम लेवल पे डैमेज हो चुकी है, अब तो उसको डेथ होनी है उसकी, रिपेयर की कोई चांसेस ही नहीं है, तो ये हमारा PARP क्लिव्ड हो जाता है। PARP वैसे रिपेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बट क्लिव्ड कब हो गया? जब अब सेल को अब डैमेज हो गई है, अब सेल को एपोप्टोसिस में जाना है। तो क्लिव्ड PARP कब आता है? PARP जो है हमारा, ये जब आता है जब सेल को एपोप्टोसिस में जाना होता है। ओके, कैंसर सेल एपोप्टोसिस में जाती हैं? कैंसर सेल कभी एपोप्टोसिस में नहीं जाती, क्योंकि कैंसर सेल तो बाईपास कर देती है एपोप्टोसिस को, जब तो वो कैंसर सेल बनी है। तो ध्यान रखना, कैंसर सेल के केस में क्लिव्ड PARP की कंसंट्रेशन कम होगी। ट्रीटेड सेल जो है, जो हमारी कैंसर नहीं है, जो हमारी कैंसर्स नहीं है, वो एपोप्टोसिस में जा सकती हैं, उनमें ज़्यादा होगी। तो देखते हैं, हम क्लिव्ड PARP को सी में देखें तो कैंसर सेल में कम है, ट्रीटेड सेल में ज़्यादा है, सही है। बट इफ हम डी ऑप्शन देखें तो कैंसर सेल में ज़्यादा है। कैंसर सेल में ज़्यादा होगा तो वो एपोप्टोसिस में चली जाएंगी। वो कैंसर क्यों बनेंगी? कैंसर्स क्यों बनेंगी? कैंसर हमेशा बाईपास करता है एपोप्टोसिस को, अपनी सेल को मरने नहीं देता, जिसकी वजह से वो सेल बॉडी में रहती हैं, डेंजरस होने के बाद भी, डैमेज होने के बाद भी बॉडी में रहती हैं और हार्मफुल होती हैं। तो हमारा क्लिव्ड PARP जो होगा वो कब आता है? वो साइड ये होता है कि सेल एपोप्टोसिस में जाएगी। क्लिव्ड PARP आ गया, PARP एक बार क्लिव हो गया कैस्पिसेस के थ्रू, PARP एक बार क्लिव हो गया तो सेल अब हमारी एपोप्टोसिस में जाएगी। क्लिव्ड PARP जो होगा वो कैंसर सेल में कम होगा और नॉन कैंसर सेल में ज़्यादा होगा। वो ऑप्शन हमारा कब सही है? वो ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन सही है। वो ऑप्शन हमारा सी में पॉसिबल है, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है और डी ऑप्शन रॉन्ग है। समझ में आया? तो हम क्या करते हैं, एक एक वेस्टर्न ब्लॉट को उठाएंगे और फिल्टर करते जाएंगे। एक वेस्टर्न ब्लॉट P53 से फिल्टर हो गया, एक वेस्टर्न ब्लॉट हमारा साइक्लिन से फिल्टर हो गया, एक क्लिव्ड PARP से फिल्टर हो गया। सो जो वेस्टर्न ब्लॉट एट लास्ट बचेगा, जो सारी कंडीशन फुलफिल कर रहा होगा, वही सही होगा। समझ में आया ये क्वेश्चन? क्लिव्ड PARP हमेशा याद रखना, PARP रिपेयर के लिए होता है। जब वो PARP क्लिव हो जाता है, और उनको क्लिव कौन करता है? कैस्पिसेस करते हैं। उनको ब्रेक कौन करते हैं? कैस्पिसेस करते हैं। क्यों ब्रेक करते हैं? कि सेल अब डैमेज हो चुकी है एक्सट्रीम लेवल पे, अब रिपेयर की कोई जरूरत ही नहीं है सेल में, क्योंकि सेल इतना डैमेज है कि वो रिपेयर नहीं हो सकती, अब उसको एपोप्टोसिस में भेजना ही सही है। तो क्लिव PARP नॉर्मल, हमारी जो नॉर्मल सेल्स होती हैं उनमें क्लिव PARP होता है, जिसकी वजह से सेल एपोप्टोसिस में चली जाती है। बट इफ हमारी सेल कैंसरस हो गई तो वो बाईपास कर जाएंगी एपोप्टोसिस को, क्लिव PARP में नहीं आएगा। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A virus infect a particular cell type, integrate its genome into a site that contain a proto-oncogene, transform the cell and increase the level of protein X.
विच इंक्रीज द सेलुलर प्रोलिफरेशन। एक वायरस है जो कि हमारा इंक्रीज कर देता है एक्स प्रोटीन का लेवल, जिसकी वजह से सेल प्रोलिफरेशन होता है और कैंसर हो जाता है। ओके, मीन्स एक्स की वजह से ही सेल प्रोलिफरेशन और कैंसर होता है। ए कंपाउंड पी इज नोन टू इंक्रीज द लेवल ऑफ ट्यूमर सप्रेसर जीन इन दैट सेल। और पी कंपाउंड नोन है कि वो ट्यूमर सप्रेसर जीन को इंक्रीज कर देता है, मीन्स कैंसर से बचा लेता है सेल को। ट्यूमर सप्रेसर जीन, ट्यूमर को सप्रेस करने वाले जीन। Whereas compound Q help in stimulating a protein Z that can bind to X, render it inactive। और जो हमारा Q कंपाउंड है वो एक Z प्रोटीन का रिलीज करता है, Z प्रोटीन बनाता है, जिसकी वजह से Z जो है X से बाइंड होता है और उस X को इनएक्टिवेट कर देता है। मतलब देखा जाए P जो है वो भी हमारा इनहिबिट कर रहा है कैंसर को, और जो हमारा Q है वो भी हमारा इनहिबिट कर रहा है कैंसर को। क्यों? P कैसे इनहिबिट कर रहा है? ट्यूमर सप्रेसर जीन ज़्यादा कर रहा है। ट्यूमर सप्रेसर जीन ज़्यादा कर रहा है तो हमारा कैंसर इनहिबिट हो ही जाएगा अपने आप। Q क्या कर रहा है? Q क्या कर रहा है? Q Z प्रोटीन बना रहा है, Z बाइंड होती है X से और X से बाइंड होकर उसको इनएक्टिव कर देती है। और X किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? सेल के प्रोलिफरेशन के लिए, कैंसर के लिए। तो दोनों ही अलग अलग मोड से कर रहे हैं, बट दोनों ही किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? कैंसर को सप्रेस करने के लिए, कैंसर को रोकने के लिए। अब पूछा है कि इन ग्राफ में से सबसे ज्यादा P एंड Q के फंक्शन को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? इन सब ग्राफ में से कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? तो हम देखते हैं पहले ए ग्राफ। ए में क्या बोला है? P नहीं था, Q नहीं था, तो सेल बहुत ज्यादा प्रोलिफरेट हुई। ऑब्वियस है, P एंड Q सप्रेस कर रहे हैं, नहीं होंगे तो सेल प्रोलिफरेट होगी। P भी था, Q नहीं था, जब भी बहुत प्रोलिफरेट हुई। ऐसा क्यों? अब तो P आ गया है, प्रोलिफरेशन कम हो जाना चाहिए था। Q आ गया, जब भी सेल बहुत ज़्यादा प्रोलिफरेट हुई। ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं होना चाहिए। Q और P दोनों आ गए जब भी सेल प्रोलिफरेट हो जा रही हैं। गलत। ए तो बिल्कुल रॉन्ग है, ए पे तो हमें बिलीव ही नहीं है। बी आता है, बी में बोला है P और Q नहीं थे, सेल बहुत ज़्यादा प्रोलिफरेट हो रही थी। सही बात है। ओनली P आया, सेल थोड़ी प्रोलिफरेट हुई पर कम हुई। सही है। Q आया, ओनली Q आया, तो सेल प्रोलिफरेट हुई पर कम हुई। जब दोनों आ गए, P एंड Q दोनों पॉजिटिव है, तो सेल बहुत ज़्यादा प्रोलिफरेट हुई। क्यों? अब तो सेल प्रोलिफरेट नहीं होंगी। P एंड Q तो हमारा प्रोलिफरेशन को रोकते हैं, ट्यूमर को रोकते हैं। बी भी रॉन्ग है। सी आता है, सी में क्या बोला है? P एंड Q दोनों नहीं थे, सेल प्रोलिफरेट हुई। ऑब्वियसली होंगी। सिर्फ P था तो प्रोलिफरेट कम हुई। सही है। सिर्फ Q था, प्रोलिफरेट कम हुई। दोनों थे तो बहुत कम प्रोलिफरेट हुई। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट कॉम्बिनेशन है, क्योंकि जब सिर्फ P था तो थोड़ा कम प्रोलिफरेशन हुआ, Q था तो भी थोड़ा कम प्रोलिफरेशन हुआ। दोनों थे तो प्रोलिफरेशन और कम हो गया, क्योंकि दोनों ही अलग अलग मोड से कैंसर को रोक रहे हैं, दोनों ही अलग अलग मोड से हमारा सेल प्रोलिफरेशन को रोक रहे हैं। डी ऑप्शन देखते हैं। डी में क्या है? डी में है दोनों नहीं थे, प्रोलिफरेशन हुई, बट एक था जब भी प्रोलिफरेशन हुई। रॉन्ग। हमारा आंसर आ जाता है सी, करेक्ट। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको सिर्फ सिचुएशन माइंड में बनानी है कि क्या सिचुएशन बोली है, एंड देन हमें अपने ग्राफ से मैच करनी है। इतने इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यू हैव आइसोलेटेड अ शॉर्ट चेन पॉलीपेप्टाइड फ्रॉम अ बैक्टीरिया विच अपॉन एडमिनिस्ट्रेटिंग to animal cell in culture is demonstrated to get transported to mitochondria and to cause mitochondrial membrane disruption. This peptide is being considered for its therapeutic effect on cancer and is to be tested for the anti-cancer property in the following model of the disease. एक हमने बैक्टीरिया से कोई भी पेप्टाइड आइसोलेट किया और वो पेप्टाइड जो है वो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में जाके उसकी मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब करता है। तो हम कौन सा मॉडल लेंगे जिससे कि हम टेस्ट कर सकें कि ये ऐसा करता है, ऐसा कौन सा कैंसर मॉडल लेंगे। ओके, तो ऑब्वियसली हमारा हम ऐसे जीन को रिमूव कर दे उस सेल से, हम ऐसे जीन्स को रिमूव कर दे उस सेल से जो कि मेम्ब्रेन में डिस्ट्रप्शन कर रहे हैं और अपने पेप्टाइड को इंसर्ट कर दे, तो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन में अब भी पोर क्रिएट हो रहा है, डिस्टर्ब हो रही है माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन। तो समझ जाएंगे कि जो हमारा पेप्टाइड है उसका फंक्शन यही था। क्यों? क्योंकि ऐसे सेल जिसमें हमारे वो प्रोटीन्स है ही नहीं, वो जीन्स है ही नहीं जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब कर रहे थे, तो वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए थी, पर जैसे ही हम पेप्टाइड इंजेक्ट करेंगे वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो हमारा इसमें ऑप्शंस आते हैं बी एन सी। बी एन सी में क्या बोला है? ऐसे कैंसर सेल ले जिसमें बैक्स इनएक्टिवेटेड हो, या ऐसे कैंसर सेल ले जिसमें बैक इनएक्टिवेटेड हो। तो दोनों सिचुएशन तो सही है। बैक्स और बैक क्या करते हैं?
दोनों माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में डिस्ट्रप्शन करते हैं। इफ़ ये नहीं होंगे सेल में और हम अपनी पेप्टाइड इंजेक्ट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी पेप्टाइड का यही फंक्शन है, माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब करना। इफ़ ये दोनों होंगे तो हमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि हमारी जो पेप्टाइड है वो माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन में पोर क्रिएट कर रही है, डिस्ट्रप्शन कर रही है, या बैक्स और बैक कर रहे हैं। तो जब भी हम किसी भी कंपाउंड को टेस्ट करते हैं तो जो उस कंपाउंड का फंक्शन होता है उसी फंक्शन को करने वाला कोई और जीन उस सेल में प्रेजेंट ना हो तो हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या आ जाता है? BNC। BNC हमारा किस में करेक्ट है? बी में करेक्ट है, आंसर आ जाता है। सो ये थे हमारे कैंसर्स के 5 to 6 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये मैंने ऑलमोस्ट सारे ग्राफ क्वेश्चंस और सारे जो क्वेश्चंस आए हुए हैं कैंसर्स के वो कवर किए हैं। इफ़ आपको कैंसर के क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी ग्राफ क्वेश्चंस या कोई भी कैंसर के क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो बेस्ट ऑफ लक।